आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के बारे में और क्षारक के बारे में समझे थे, हाँ ये ना। इसी को अब हम लोग रिवीजन करते हुए आगे करते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अम्ल के बारे में। अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अम्ल को जब पानी में घुलाएंगे यानी जल में मिलाएंगे तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, हाँ ये ना। अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये अम्ल के बारे में इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए, अम्ल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है बाबू आपका दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। जितना भी खाने वाला अम्ल है सबका सब कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। और जो प्रयोगशाला में जनरली यूज होता है वो कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। दो तरह का अम्ल होता है। ये प्रबल अम्ल हानिकारक होता है, हाँ ये ना, लेकिन दुर्बल अम्ल का उपयोग जो है हम खाने में करते हैं। अब ये जो प्रबल अम्ल है, ये जो दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो जिसमें कार्बन का मात्रा रहेगा, जैसे CH3COOH, तो देखो यहाँ कार्बन का मात्रा है, यह HCOOH कार्बन का मात्रा है, यह C2H5COOH देखो कार्बन का मात्रा है ना। यानी ये सारा का सारा दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। यानी जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे दुर्बल अम्ल हम लोग कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो गया। बात आएगा प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? तो जिसमें कार्बन का मात्रा मौजूद नहीं होता है। बात समझ में रहेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे HCl, कहेंगे ये सी कार्बन वाला सी नहीं है, ये Cl का मतलब क्लोरीन है, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है H2SO4, इसको हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है HNO3, इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रिक एसिड। ये सब जो है ये आपका प्रबल अम्ल है, हाँ ये ना। तो इसका नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ ये ना। ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। उसी तरीके से बहुत सारा होता है। तो कम से कम अगर आपको कहा जाए 5 अम्ल का नाम बताइए, तो ये 5 अम्ल का नाम आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ ना। यहाँ पर CH3COOH है, HCOOH, C2H5COOH, ये सब अम्ल है, हाँ ये ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अम्ल के बारे में इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए आप लोग का, अगला क्या है बाबू? आपका क्षारक। क्षारक जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। ये जो है लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देगा। लाल को क्या कर देगा? नीला। अगर लाल को नीला कर दिया तो समझ जाइएगा वो क्षारक है, हाँ ये ना। ये क्षारक भी जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दुर्बल और एक होता है प्रबल। प्रबल में कौन कौन आएगा? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाँ ये ना, आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब कैसा है? ये सब आपका प्रबल क्षारक है। बात समझ में आ रहा है क्या? दुर्बल क्षारक में क्या आएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये है दुर्बल और ये है प्रबल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको पानी में मिलाइएगा तो पानी में मिलाने के बाद इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। कैसा आयन मिलता है? हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो याद रखिएगा, क्षारक जल में मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्षारक नीला लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक दुर्बल और प्रबल दोनों होता है। प्रबल क्षारक पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जबकि दुर्बल क्षारक पानी में मिलकर बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यस यू नो, इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। तो क्षारक कहाँ कहाँ मौजूद रहेगा? आपके टूथपेस्ट में मौजूद है, सरफ में मौजूद है, साबुन में मौजूद है, ये सब में मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? क्षारक मौजूद है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो क्षारक तो हो गया, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मेरा अम्ल है और कौन सा क्षारक है? अम्ल और क्षारक का पता लगाएंगे कैसे? उसके लिए कोई ना कोई इंडिकेटर होना चाहिए, बोलो ना। तो अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए इंडिकेटर है, उसको हम लोग कहते हैं लिटमस। क्या कहते हैं? लिटमस, हाँ ये ना, उसको सूचक कहते हैं। वो सूचक क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको हम सूचक बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। ये इंडिकेटर कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का।
पहला इंडिकेटर कौन सा होता है जल्दी बताइएगा? प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिला है, कौन सा होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या आएगा? हल्दी आएगा, लिटमस आएगा, है ना? ये सब क्या है आपका? प्राकृतिक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बाबू? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया। मानव के द्वारा बनाया गया में क्या आएगा? मिथाइल ऑरेंज आएगा और फिनालिप्थिलीन आएगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनालिप्थिलीन, हाँ ये ना, मिथाइल ऑरेंज और कौन सा? फिनालिप्थिलीन। यस यू नो, ये दो को आपको याद रखना है। अगला, अगला कौन सा है बाबू आपका? प्राकृतिक हो गया, कृत्रिम हो गया, दूसरा क्या हो गया? गंध सूचक। गंध यानी गंध में परिवर्तन करके ये बताएगा, गंध सूचक। इसमें कौन सी आएगा आपका? लौंग का तेल आएगा, हाँ ये ना, लौंग का तेल आएगा। तो ये आपको याद रखना, ये गंध सूचक है। सबसे ज्यादा यूज क्या होता है बाबू आपका? लिटमस होता है। क्या होता है? लिटमस। लिटमस में क्या होता है? अगर वो अम्ल है तो उसका गुण है नीला को लाल कर देना। नीला को क्या कर देगा? वो लाल। अगर नीला पेपर रहेगा तो वो लाल हो जाएगा। अगर वो क्षारक है तो वो क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। बात समझ में आया क्या? तो ये आपका लिटमस पेपर क्या करेगा? बिना आप उसको टच किए, ये संपर्क में गए ही बता दीजिएगा कि अम्ल है या क्षारक है। ये बड़ा अच्छा बात है, आई ना? इसीलिए लिटमस पेपर क्या है? सूचक है। सूचक का मतलब ये बताने के लिए कि क्या कहते हैं, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक। इतना हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल से, कि ये पीएच स्केल होता क्या है। कई लोग इस पीएच को बोलता है, पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलता है। इस पीएच का मतलब कई लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन आए ना कह सकते हैं, लेकिन पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ही ना। यानी कि आप यहां पर देखिए, चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल में भी हाइड्रोजन की मात्रा है और क्षारक में भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? अभी हम कैसे बोले कि पानी, जब भी क्षारक जो है, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्षारक को जल में मिलाते हैं तो OH माइनस आयन देगा और अम्ल को पानी में मिलाने पर क्या देगा? H प्लस। तो देखो H यहां भी, H यहां भी है, हाइड्रोजन दोनों जगह पे है। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन अम्ल में भी है, क्षारक में भी है। बात समझ में आ रहा है क्या? उसकी मात्रा को बताने वाला, उसकी मात्रा को बताने के लिए जिस स्केल का, ये जिस पैमाने का यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल बताता है कि कोई भी पदार्थ कितना अम्ल है। अम्ल तो है, ठीक है, लिटमस बता दिया अम्ल है, लिटमस बता दिया क्या ये अम्ल है, ये क्षारक है। लेकिन अम्ल है तो कौन अम्ल है? खाने वाला अम्ल है कि नहीं खाने वाला अम्ल है, अर्थात दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है, कैसे पता चलेगा? यस यू नो, लिटमस पेपर से नीला था लाल हो गया, समझ गए कि नीला से लाल हो गया यानी अम्ल है। तो वो अम्ल क्या है? हो सकता है वो इमली का पानी हो सकता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसको हमको टच करना है या नहीं करना है? तो उसको बताने के लिए पीएच स्केल आएगा। पीएच स्केल क्या करेगा? ये बताएगा कि ये कितना पावरफुल है। अम्ल है यानी एसिड है, तो कितना पावरफुल एसिड है। अगर वो बेस है, क्षारक है, तो कितना पावरफुल क्षारक है, हाँ ही ना। यानी किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताने वाला स्केल को पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो यहां देखिए डेफिनेशन में भी ये बात आपको लिखा गया है कि पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताता है कि कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। इसको बताने वाला स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। इसका मान जो है सामान्यतः 0 से 14 तक होता है। कितना से कितना तक होता है? 0 से 14 तक, 0 से 14 तक होता है। 0 और 14 के पीछे में ये बताएगा कि अम्ल है, ये क्षारक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 0 और 14 के बीच में क्या रहेगा? 7। क्या रहेगा? 7। अगर 7 से कम होंगे तो समझिए 7 से जैसे कम हुआ, जैसे 6, 5, 4, ये 7 से कम है, ये समझिए अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगर पीएच मान 7 से कम आ रहा है तो वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और अगर पीएच मान 7 से ज्यादा आ रहा है, 7 से क्या आ रहा है? ज्यादा, तो वो समझ लो क्षारक है। क्या है? क्षारक है। बात समझो, अगर पीएच मान 7 से कम आ रहा है तो अम्ल है, और 7 से सॉरी हाँ 7 से कम आ रहा है तो अम्ल है, 7 से ज्यादा आ रहा है तो क्षारक है। अच्छा, 7 से कम तो 6 भी है और 4 भी है। तो 6 देखो 7 के ज्यादा पास है ना, हाँ ही ना,
और 4 जो है 7 से ज्यादा दूर है, तो जो ज्यादा दूर रहेगा तो यहाँ पे ज्यादा अम्लीय होगा, और ज्यादा पास में रहेगा वो कम अम्लीय होगा। इसका मतलब 6, अगर किसी का पीएच मान 6 है और किसी का पीएच मान 4 है, तो दोनों अम्ल अगर पीएच मान 6 और पीएच मान 4 है तो लिटमस तो नीला को लाल कर देगा, लेकिन जिसका पीएच मान 6 रहेगा वो दुर्बल होगा, जिसका पीएच मान 4 रहेगा दूर रहेगा वो प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? आई ना? यानी ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यानी जितना उधर जाएंगे, अगर 0, 1, 2 पर चल गए तो खतरनाक एसिड मिलेगा। आई ना? बहुत हाई, क्या कहते हैं, बहुत ही खतरनाक, यानी कि हाई हाइड्रोजन आयन वाला आपको एसिड मिलेगा, बहुत सॉलिड आपको एसिड मिलेगा, खतरनाक। उसी तरीके से 7 के अगर पास हैं तो ये कम क्षारीय है, इससे तनी को ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा 14 वाला। हाँ ना? और अगर कहेंगे सर 7 में है तो 7 में क्या है? ना इन्ने वाला, ना उन्ना, न लड़का न लड़की, हाँ ना, न लड़का न लड़की, समझ में आया? तो बीच वाला। तो उसी तरीके से 7 जो है ना तो क्षारीय कहेंगे और ना ही अम्ल कहेंगे, क्योंकि 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा। तो 7 कहाँ जाएगा? तो 7 को कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। समझ में आया? जब शीत युद्ध हुआ था तो शीत युद्ध के समय इधर से एक देश निकला था यूएसए, जो कि बोलता था हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और इधर एशिया के ऊपर क्या कहते हैं, रसिया, जो कि बोलता था हम सबसे ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है? इसी चीज को देखने के लिए यूएसए वाला बोला कि जो जो मेरे देश मेरे साथ है वो मेरे साथ आ जाओ। बात समझ में आ रहा है क्या? और जो जो रसिया के साथ है रसिया के साथ चला गया। तो यहाँ पर भारत के पास बड़ा समस्या आ गया। तो भारत बोला कि ना, हम तो ना तो यूएसए के साथ जाएंगे ना रसिया के साथ जाएंगे। अगर यूएसए के साथ गए तो रसिया से मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, और रसिया के साथ गए तो यूएसए के साथ मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। बोला काहे हम रिलेशन खराब करेंगे, हम क्या करो पास नहीं जाएंगे, भाई यहाँ से। हाँ ये ना? बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसी समय आया था, क्या कहते हैं, नेम नॉन एलाइजमिंग मूवमेंट, मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, ना तो हम किसी का समर्थन करेंगे और ना ही विरोध करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसी तरीके से यहाँ पर 7 अगर किसी का पीएच मान है, ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्षारीय है, वो बीच में न्यूट्रल इसको कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल में ना इनने ना उन्ना, ना माय का ना बहू का, अपना कन्या का। बात समझ में आया क्या? तो वो न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रल। ना तो कन्या के पक्ष में बोलेगा ना तो अपने माई के पक्ष में बोलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चुप पे रहेगा, बोलेगा दोनों तरफ बोलेगा, और दोनों तरफ बोला तो दोनों तरफ से मारो खाएगा, वो दिक्कत। इसे सब चुप रहो, न्यूट्रल रहो। इसीलिए 7 है न्यूट्रल। तो अब बताइएगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो, 7 से बहुत कम है तो बहुत अम्लीय, 7 से बहुत ज्यादा है तो बहुत क्षारीय। बात समझ में आया क्या? यानी कि इधर की ओर बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ता है और इधर की ओर बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ता है, लेकिन संख्या घटता है। इसीलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, किसी का पीएच मान 6 है, किसी का पीएच मान 1 है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक अम्ल कौन होगा? पीएच मान 1 वाला। किसी का पीएच मान 8 है और किसी का पीएच मान 13 है, तो सबसे खतरनाक क्षारीय कौन होगा? 13 वाला। इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ेगा तो 13 वाला क्या होगा? खतरनाक क्षारीय होगा। पीएच स्केल का परास मतलब रेंज होता है कितना? 0 से लेके 14 तक। क्या कभी भी 0 से 15 तक हो सकता है? नहीं, 0 से लेके 14 तक ही होता है। तो पीएच स्केल का जो परास होता है, यानी रेंज जो होता है, वो 0 से लेके 14 तक होता है। मानव नेत्र का परास यानी रेंज कहां से होता है? 15 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो परास होता है, स्पष्ट सुस्पष्ट दर्शन का जो दृष्टि का जो परास होता है, वो 25 से अनंत तक होता है। उसी तरीके से पीएच स्केल के लिए जो परास होता है, जो रेंज होता है, वो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से लेकर के 6 तक, 6 भी नहीं कर सकते हैं, 7 तक कर सकते हैं। 7 को छोड़ करके 0 से लेकर 7 तक अम्ल है, और 7 से लेकर के आपका क्या कहते हैं 8 तक, वो 7 से लेकर 14 तक वो क्या है? क्षारीय। और केवल 7 वाला क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। हाँ ये ना, जैसे आप 6 और 7 के बीच में भी संख्या है, जैसे 6.1 है, 6.2 है, 6.9, इसी तरीके से ये सब अम्ल में आएगा। और 7 से जैसे बढ़ गए, जैसे 7.1, 7.2, ये सब क्षारीय में आने लगेगा, और जितना बढ़ते जाएंगे उतना क्षारीय होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये पीएच का मतलब समझ में आया आप? इसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलना है, बोलो। लेकिन पावर ऑफ हाइड्रोजन अब मत बोलिएगा, अच्छा नहीं रहता है। बहुत लोग बोल ही भी देता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ ये ना, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन का पावर। हाँ ये ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अम्लता की बात करें तो अम्ल के लिए कितना होता है? 0 से 6 तक। 7 किसका होता है? उदासीन का।
और 8 से 14 तक किसका होता है? क्षारी का। लेकिन 7 से 8 के बीच में भी कौन आएगा? क्षारी ही आएगा। और 6 से लेकर 7 के बीच में भी कौन आएगा? अम्ल ही आएगा। हाँ ये ना, नहीं समझ में आया? जैसे देखो 6 से लेकर 7 के बीच की बात करेंगे तो 6 और 7 के बीच में कौन आएगा? 6 1.1, 6.2, 6.3, यही ना आएगा। तो ये 6 के कैटेगरी में गया ना, तो ये अम्ल होगा। और अगर 7 और 8 के बीच में बात करेंगे तो कौन आएगा? 7.1, 7.2, 7.3, यही ना आएगा। तो ये 7 से हल्का ज्यादा हुआ ना, तो ये क्षारी की कैटेगरी में जाएगा। किसमें जाएगा? क्षारी। हाँ अलग बात है कि कम क्षारी होगा और ये सब कम अम्लीय होगा, नहीं समझे? लेकिन अम्लीय होगा। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए पीएच जितना कम अम्ल उतना अधिक प्रबल होगा, पीएच मान जितना कम होगा। उसी तरीके से पीएच जितना अधिक होगा क्षारक उतना अधिक प्रबल होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं क्या? नहीं। शुद्ध जल का उपयोग हम लोग पानी पीने में नहीं करते हैं। जो हम लोग पीते हैं वो मिनरल वाटर है, उसके अंदर मिनरल मिला हुआ है, उसके अंदर सोडियम मिला हुआ है, कैल्शियम मिला हुआ है, आयरन मिला हुआ है, कई सारा खनिज पदार्थ उसके अंदर मिला हुआ है। हम लोग शुद्ध पानी नहीं पीते। शुद्ध पानी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी में दिया जाता है। बैटरी में जो पानी डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, आश्वित जल जिसको हम लोग बोलते हैं, शुद्ध जल जिसको हम बोलते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है। हाँ ही ना। अगर घर में पीने वाला पानी अगर शुद्ध रहता, ये जो आप पानी पी रहे हैं वो शुद्ध रहता, या फिर जो डिब्बा में आप कैंपर वाला पानी जो लेके आते हैं 20 लीटर वाला, वो पानी शुद्ध रहता, ये 10 टका 15 टका में 1 लीटर खरीद के आते हैं, वो पानी अगर शुद्ध रहता तो उसी को उपयोग हम बैटरी में डालने के लिए नहीं कर देते। लेकिन नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसका पीएच मान 7 नहीं है, वो 7 से हल्का सा ज्यादा, अर्थात क्षारीय है हल्का सा। उसके अंदर कई सारा मिनरल पदार्थ मिला हुआ है, और अगर बैटरी में डालेंगे बैटरी खराब हो जाएगा। इसीलिए बैटरी वाला जो पानी होता है वो आश्वित जल होता है, उदासीन पानी होता है। वर्षा का जल भी आश्वित होता है। क्या होता है? आश्रित जल होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है। लेकिन वर्षा का जल जैसे ही वायुमंडल में आता है तो कई सारे गैस को अपने अंदर मिला लेता है, इसलिए वो अशुद्ध हो जाता है, अर्थात बहुत सारा चीज को मिला लेता है। यस यू नो। खैर तो याद रखिएगा, जो पीएच मान 7 होता है वो शुद्ध जल का। क्या शुद्ध जल का उपयोग हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं? नहीं। शुद्ध जल में विद्युत का चालन होगा? नहीं। अगर शुद्ध जल है उसके अंदर पानी में बिजली नहीं जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना पानी में बिजली जाता है, नहीं जाता है। गंदा पानी में जाता है, हाँ ये ना, अशुद्ध पानी में जाता है। लेकिन कभी भी शुद्ध पानी, अगर प्योर पानी, उसके अंदर बिजली ई पार से ऊपर नहीं जाएगा। याद रखिएगा हमेशा। हाँ पानी शुद्ध कैसे करेंगे? फिल्टर आता है बहुत सारा। अच्छा बैटरी वाला जो पानी बेचता है वो कैसे शुद्ध करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ लगा। आपके घर वाला आरओ अलग चीज हो गया, वो अलग है, वो पूरा का पूरा साफ कर लेता है, एकदम पूरा खतरनाक साफ कर देगा। हाँ इवोपोरेशन भी एक तरीका है, भाप। भाप। और आपका एसी का जो पानी निकलता है वो भी क्या है? आश्वित जल है। हाँ ही ना, एसी से जो पानी निकलता है। चलिए HCl का पीएच बहुत कम होता है। HCl एसिड जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? बहुत कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान बहुत अधिक होता है। तो बताओ इसका पीएच मान कम है, यानी ये प्रबल एसिड हुआ, इसका पीएच मान ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रबल क्षारक हुआ। अरे ये क्षारक है, ये प्रबल क्या हुआ? क्षारक हुआ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि देखिए OH है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन किस में रहेगा? क्षारक में। किस में रहेगा? क्षारक में रहेगा, याद देखिएगा। खैर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है, तो नींबू का रस आप डायरेक्ट नहीं पिएंगे। हाँ है ना, बात समझ में रहे? पीएच मान क्या होता है? 2 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। साबुन का घोल का पीएच मान 10 है। 10 का मतलब क्या हो गया? क्षारक हो गया। हाँ है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। 14 का मतलब खतरनाक। अभी बताया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान क्या होता है? बहुत अधिक। कितना होता है? 14 होता है। यानी वो बहुत प्रबल क्षारक है। कैसा क्षारक है? प्रबल क्षारक है। समझ में आया? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो पीएच का मतलब समझ में आया? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बताता है कि किसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी ज्यादा है। हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ आपको सारणी दिया हुआ है। देखिए इसका पीएच मान क्या होता है, कुछ इस तरीके से कलर के द्वारा समझाया गया है। हाँ ये ना, अगर पीएच मान अगर ज्यादा होगा तो वो पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, और पीएच मान अगर रेड हो गया तो ये पूरा का पूरा अम्ल हो जाएगा। हाँ ये ना, तो क्षारक के लिए ब्लू और इसके लिए क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा अम्ल नीला को क्या कर देता है? लाल। हाँ ये ना, तो नीला लिटमस पेपर को स्ट्रॉन्ग अम्ल में डाल दीजिएगा तो वो पूरा का पूरा खतरनाक लाल करेगा। क्या करेगा? खतरनाक। तो कलर से भी पता लगा सकते हैं, नहीं तो पीएच नंबर है तो इसीलिए पूरा लाल आया, मतलब क्या हो गया? खतरनाक हो गया। हल्का हल्का लाल आने वाला है, इसका मतलब वो क्या है? कम प्रबल है। बात समझ में आ रहा है क्या? पूरा ब्लू आ गया तो बताओ क्षारक लाल को क्या कर देता है? नीला। तो खतरनाक नीला कर दिया, यानी स्ट्रॉन्ग है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग क्षारक है। बात समझ में आ रहा है क्या?
कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए कुछ, जैसे अभी लार, हम लोग के मुंह में जो लार बनता है वो लार खाना खाने के पहले, जब खाना नहीं खाए ऐसे नॉर्मल 4 घंटा पहले खाए थे, 5 घंटा पहले खाए थे, उस समय अगर लार निकालिएगा यानी थूक जो है निकाल ले, बढ़ा के निकाल लीजिएगा उसको। अगर पीएच ये कर रही है, निकाल का ही रही है बकलो, इधर ध्यान दो ना। तो उसका अगर पीएच देखेंगे तो वो 7.4 आया। 7.4 का मतलब क्या हुआ, क्षारीय। कैसा हुआ, तो मुंह का पीएच कैसा होता है, क्षारीय। खाना नहीं खाए तो कैसा है, क्षारीय। कैसा है, और क्षारीय रहना सही है, बोलो काहे, अगर क्षार ही रहेगा तब ना आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, अम्ल। तो क्षार और अम्ल एक दूसरे को कर दे, खत्म कर देगा। आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो क्षार ही होना सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7.4 के ढेरी क्षार हो गया नहीं ना, क्या कड़वा लगने लगेगा मुंह, पता चलेगा नहीं। 7 क्या है, अभी 7 तो उदासीन होता है, 7 से तनी को ना ज्यादा हुआ, 7.4, 8 नहीं हुआ, 8 से कम हुआ, तो ये हल्का क्षारीय हुआ। क्या हुआ, हल्का क्षारीय हुआ। समझ में आया क्या, याद रखिएगा। अगला क्या है बाबू, लेकिन हम जब खाना खाने के बाद, अभी जस्ट खाना खाए उसके बाद अगर मुंह का पीएच देखेंगे तो गिरेगा पीएच, हम लोग के मुंह का पीएच क्या हो जाएगा, गिरेगा। बोलो कैसे, खाना खाने के अगर तुरंत बाद हम देखेंगे तो खाना खाने के बाद जो है मुंह का अम्लता बढ़ता है, क्योंकि बॉडी का जो पाचन तंत्र वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। बात समझ में आया क्या। तो उस कंडीशन में पीएच क्या हो जाएगा, घट के 7.5 हो जाएगा, यानी मुंह का पीएच मान हल्का अम्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल। तो आप लोग अगर खा के आए हैं तो पीएच मान आपका मुंह का गिर गया होगा, आए नहीं, यानी घट गया होगा आपके मुंह का पीएच मान, क्या हो गया, अम्ल। लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, फिर क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। तो बताओ, खाने के पहले पीएच मान पी क्या कहते हैं, हम लोग का मुंह का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय, और खाने के बाद अम्लीय होता है। क्या हो जाता है, अम्लीय। अच्छा, नींबू का रस की बात करेंगे तो 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2। रंगहीन वातित पेय, इसको अगर हम देखेंगे तो कितना होता है, 3 होता है। गाजर का रस का क्या होता है बाबू, आपका 6, यानी गाजर का रस में हल्का खट्टूस लगेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगेगा। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, इन कॉफी कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। टमाटर का रस का पीएच मान कितना होगा, 4। उसी तरीके से नल का जो जल है, नल का जल का पीएच मान कैसा, 7 दिया है, लेकिन एक्चुअल में 7 नहीं होगा। याद रखिएगा, नल का जल, नल का जल का जो पीएच मान होगा ना वो 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ रहेगा, मिनरल मिला हुआ रहेगा। क्या रहेगा, मिनरल मिला हुआ रहेगा। समझ में आया क्या, चलो खैर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रबल है तो इसका 14 होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में होता है, खतरनाक होता है, वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो खैर इसको उतना याद नहीं रखना है, बस थोड़ा मोड़ा आप लोग को याद रखना, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा आप लोग को इसमें दिमाग लगाना नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, कुछ कुछ चीज का पीएच मान जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आगे बता देंगे कि किसका किसका पीएच मान आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, पीएच को समझने में, नहीं ना। तो पीएच एक स्केल है जिसकी मदद से हम अम्लता और क्षारीयता का पता लगाते हैं कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय है या कोई भी विलयन कितना क्षारीय है। बात समझ में आया क्या, वो कौन बताएगा, पीएच। कौन बताएगा, पीएच। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग कहते हैं पीएच को। चलिए यहां तक समझ गए हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, मेन केमिस्ट्री अब यहां से शुरू होता है, मेन केमिस्ट्री। अब हम लोग अम्ल का अलग अलग चीजों के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अरे हारमोनिया ने बजा रहे, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जैसे अब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे, अम्ल का अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ कराएंगे, कार्बोनेट के साथ, बहुत अलग अलग चीजों के साथ हम अम्ल का अभिक्रिया करवाएंगे और देखेंगे क्या होता है। हाँ ये ना, अम्ल की अभिक्रिया अलग अलग चीजों के साथ कराने पर देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, सबसे पहले हम अम्ल की अभिक्रिया जो है ना वो धातु के साथ कराएंगे। किसके साथ, अब धातु आप लोग को मालूम है ना क्या क्या है, सोडियम धातु है, हाइड्रोजन धातु, सोडियम धातु, हीलियम धातु है, सॉरी हम भी पागले हैं, पोटासियम धातु है, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, ये सब धातु, आयरन धातु है, क्या कहते हैं आपका, कॉपर धातु है, सोना चांदी धातु है। तो जब हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे अम्ल का, एसिड का, तो क्या होगा हम वो देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या, और धातु के लिए आप लोग को हम बताए हैं याद रखने का तरीका, हाँ ये ना, क्या बताए हैं, केदारनाथ का माली
आलू जरा फीकी पकाता है। PCU HgAuPT बताए ना। तो ये सब क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। ये जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उससे कम अभिक्रियाशील ये है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम। जैसे जैसे नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगा, घटते जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, पोटासियम होगा। कौन होगा, पोटासियम होगा। ये सब समझ में आना चाहिए आप लोग को। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर हम अम्ल है, एगो अम्ल ले लिए, उसके अंदर धातु डाल दिए। धातु हम कुछ डाल सकते हैं, हम आयरन डाल देंगे, सोडियम डाल, कुछ डाल के देखेंगे कि क्या होता है, देखना चाहेंगे कि क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम ये देखिए, जब हम अम्ल में, सुनो, अम्ल में क्या डाल दिए, धातु डाल दिए। क्या डाल दिए, धातु। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। लवण क्या होता है, बात ये है। तो अम्ल और क्षारक, जो अम्ल और क्षारक मिलने पर जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण। लवण के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो ये लवण के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में आगे आपको। अभी तो अम्ल क्षारक के बारे में ही ना समझे हैं, तो लवण के बारे में भी समझेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। खैर अभी यहाँ समझिए, अगर हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवा दे, यानी अम्ल में हम धातु मिला देंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण। और मिलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा कुछ, जो तो निकल ना जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहां से हम लोग किस तरीके से लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज कभी भी रटना नहीं है, क्योंकि आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज को रट के याद नहीं रख सकते। याद रखिएगा, अगर आप मेरी बातों पे चलेंगे तो आपके लिए ये सब याद रखना बहुत आसान होगा। कैसे याद रखना है, तो बोलना है मेरे साथ, ये याद देखना है आपको। बोलिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। समझ में आया। अगर हाइड्रोजन गैस की जगह जल होता तो जल क्या उड़ता नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। सीधा बात, लैंग्वेज अपने से बनाना है। अभी इसके लिए बोलेंगे लैंग्वेज, फिर से बोलो, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण को बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब ये एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कैसे पता चला। तो देखिए, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है, तो आइए एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिर से करते हैं। यहां पर देखिए, पहला नंबर में एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, और उसको ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड की मदद से उसको है ना पकड़ लीजिए। बीकर को हाथ से नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। तो बीकर में क्या करना है, एक एसिड ले लेना। क्या ले लेना, एसिड। तो आप देखिए, इसके अंदर जो है ना हम एसिड ले लिए। कौन सा एसिड लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। कौन सा एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक। हाँ ही ना। तो देखो, तनु लिए हैं, तनु का मतलब होता है पतला। तनु का मतलब क्या होता है, पतला। हाँ ही ना। और सांद्र का मतलब क्या होता है, गहरा। सांद्र का मतलब क्या होता है, गहरा। तनु का मतलब क्या होता है, पतला। क्या होता है, पतला। तो याद रखिएगा, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि आज बहुत पतला दाल बना है, तो आप बोल सकते हैं तनु दाल बना है। आज बहुत तनु, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। और जब बोलते हैं ना कि आज बहुत गढ़िया दाल बना है, तो आप वहां बोल सकते हैं आज बहुत सांद्र दाल बना है। सांद्र का मतलब होता है गढ़िया। बात समझ में, कंसंट्रेटेड। और तनु को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, यानी पतला। तो अब यहां पर देखिए, इसके अंदर जो है हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी क्या कहते हैं, H2SO4 लिए हुए हैं। अब H2SO4 बहुत पतला है। अब उसके अंदर हम लोग क्या डाल दिए बाबू, धातु डाल दिए। क्या डाल दिए हैं, धातु डाल दिए हैं। कोई और धातु डाल सकते हैं, जिंक डाल सकते हैं, आयरन डाल सकते हैं, कॉपर डाल सकते हैं, ढेरी धातु है। यहाँ पे डाला गया है जिंक। क्या डाला गया है, जिंक। ये जो है ये डाल दिया है जिंक। क्या डाल दिया है, जिंक। अब बताओ, अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करेगा, हाँ ये ना। और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, लवण। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। तो चेक करते हैं, इसका मुंह को है ना ढक दिया, क्योंकि अगर नहीं ढकेगा तो हाइड्रोजन गैस जैसे बनेगा, निकल जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। इसको कॉर्क की मदद से ढक दिया। कॉर्क की मदद से क्या किया, ढक दिया। और उसमें को भुरकी करके पाइप निकाल लिया, ऐसे करके भुरकी करके क्या निकाल लिया, पाइप। और पाइप को सीधा डाल दिया पानी में, साबुन वाला पानी में। किसमें डाल दिया, साबुन वाला पानी में। अच्छा, साबुन वाला पानी में डालने से फायदा क्या होगा, समझो। आप एक को क्या कीजिएगा, साबुन वाला पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर पाइप डाल करके फूकिएगा तो बुलबुला निकलेगा। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन आप फेंके और अंदर गया, उससे जो बाहर निकलेगा बुलबुला के रूप में निकलेगा, यानी उस बुलबुला के अंदर आपका द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन है। यही एक फायदा है। तो जैसे ही साबुन वाला में डाला ना, तो इससे जो भी गैस निकलेगा ना, वो बुलबुला के अंदर भरेगा, बुलबुला के अंदर चल जाएगा। नहीं समझे,
जैसे ऐसे नहीं कि बाहर हवा में मिल जाएगा, नहीं, यही तो फायदा है। आप कभी भी क्या कीजिएगा, जैसे एक बात बताइए, आप लोग खेलते होंगे ना, ऐसे करके ले लेते हैं, खूब गोल 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 निकलता है कि नहीं निकलता है, एकदम इसी तरीके का, हाँ ही ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर साबुन वाला पानी है, और साबुन वाला पानी में जब फूकेंगे ना तो वो हवा के द्वारा वो है ना बबल के अंदर पैक हो जाता है आपका हवा, हाँ ही ना। उसी तरीके से यहाँ से जो भी गैस है हमको मालूम नहीं है, अब तो पहले पढ़ लिया हाइड्रोजन गैस तब ना मालूम हो गया, हमको मालूम नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि क्या निकल रहा है पता नहीं चल पा रहा, तो यहाँ निकल रहा है। निकलने के बाद यहाँ पर ये बुलबुला जो आया, इस बुलबुला के सामने ले गया क्यों चीज, मोमबत्ती, जला हुआ मोमबत्ती। अगर इस बुलबुला के सामने ऑक्सीजन होता तो मस्त अच्छे से मोमबत्ती जल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ होता क्या है कि बुलबुला जो है ना, जैसे ही बुलबुला में क्या कहते हैं गैस सटता है, पट पट का आवाज करता है। किसका, कैसा आवाज करता है? पट पट का आवाज करके फूटता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है ना जिसको अगर आप जलाइएगा ना तो पट पट का आवाज करके जलेगा। तो यहां से समझ में आ गया कि इससे जो निकल रहा है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। यानी इसके अंदर कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहां से हमको पता चला कि अम्ल और क्षार, क्या कहते हैं, अम्ल और हाइड्रोजन, सॉरी, अम्ल और धातु अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि धातु से जब भी अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। आगे बोल लगे कौन सा गैस मुक्त करता है? नहीं बोलेगी तो लटक जाएगी, याद रखना हमेशा। समझ में आया क्या? आगू बैठने से कुछ नहीं होता है, पाछू बैठ कर भी आदमी अगर अच्छे से सुने तो समझ में आ जाता है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, पहला एकदम इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखना, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इसको हम अपने से लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आइए इसको हम अपने से लिखते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़े कि अगर हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दे तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ये हमको पता चल गया। अब हमको समीकरण लिखने के लिए दिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इतना इतना तो हम लोग के पास धातु है, कोई ये धातु ले लो। ये अभी यहाँ पे जिंक लिया था तो यहाँ पे हम जिंक ले लिया, और अम्ल में तो आपको मालूम है HCl एसिड है, H2SO4 है, HNO3 है, ढेरी एसिड है, तो हमें वो ले लिए H2SO4। यहाँ पे हम क्या किए, ले लिए। अभी हम लोग क्या पढ़े, हाइड्रोजन गैस अलग होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, इसको अलग कर देंगे। हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, हाँ ना। तो यहाँ पर क्या बचा, जिंक, और यहाँ क्या बचा, सल्फेट। तो ये बन जाएगा जिंक, और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो नाम भी आप समझ गए, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। नहीं समझ में आया तो देखो, हम कहेंगे लोहा लीजिए सर, लोहा, हम आयरन ले लिए और इसकी अभिक्रिया करवा दी H2SO4 के साथ, हाँ ये ना। ये मेरा है धातु और ये है मेरा अम्ल। धातु और अम्ल अभिक्रिया किया, और आप जानते हैं धातु और अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, निकल गया। बचेगा क्या, लवण। तो बताओ यहां बचा है आयरन और यहां बचा है सल्फेट SO4। देखो बना, हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ना। अच्छा सर आयरन, कैल्शियम लीजिए ना, हम कैल्शियम ले लिए, और यहां पर हम ले लिए क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H2SO4। देखो हम जानते हैं क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस हम निकाल दिए, निकाले कि नहीं निकाले। तो यहां क्या बचा, कैल्शियम, और यहां क्या बचा, सल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट। आसान है कि नहीं है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आसान है, और रटिएगा तब तो भारी है। रट के आप याद नहीं रख पाएंगे, कभी 2 छूटेगा, कभी 4 छूटेगा, यहाँ 4 दे दीजिएगा, यहाँ 2 दे दीजिएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहिएगा सर यहाँ बार बार एक अम्ल का ले रहे हैं, अम्ल चेंज कीजिए, लो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका सोडियम, सोडियम भी धातु है कि नहीं है, और यहाँ HCl एसिड ले लिया जा। अब यहाँ देखो अम्ल चेंज कर दिया ना, तो क्या दिक्कत है। अभी हम जानते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा मेरा, हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया। जब यहां से हाइड्रोजन खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, सोडियम, और यहाँ बचेगा क्या, क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से ढेरी बना दो, इतना इतना है, ढेरी बनाओ।
कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बोलो मेरे साथ, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक क्या है? धातु है, और HCl क्या है? अम्ल है। क्या बनाया? लवण और ये हाइड्रोजन। अब देखो क्वेश्चन में ऐसे ये पगलाएगा, कैसे पगलाएगा बता रहे हैं। ऐसे समीकरण दे देगा, ये यहां देगा A, ये B, ये C और ये D। अब आपसे पूछेगा बताइए ABCD में C क्या है? लवण है। लवण है, आपको याद रखना होगा, ये तो धातु है, ये अम्ल है। धातु अम्ल से भी क्या कर जानते हैं, लवण और जल बनता है, सॉरी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हाइड्रोजन गैस हुआ तो ये लवणन हुआ। इस तरीके से भी पूछ सकता है, नहीं समझे? तो ये याद रहेगा तब ना, अच्छे से देखना होगा। बताइए ये क्या है? धातु, मैग्नीशियम धातु है। ये क्या है? एसिड। क्या बनाया? लवण, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? एसिड। ये लवण बनाया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। एक नहीं, आप 1000 एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ तो 3 गो, आप हजारों ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? और आप लैंग्वेज आपको अपने से, सब हटाइए लैंग्वेज, हालांकि वही चीज है, लेकिन आपको अपने से बोलना है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन सब धातु क्या एक जैसा होता है? नहीं ना। जैसे अभी यहीं पे हम पढ़ा रहे हैं, इतना बच्चा है, जिसमें क्या सब बच्चा एक ही जैसा नंबर लाएगा क्या? कोई कम लाएगा, कोई ढेर लाएगा, कोई बकलोल रह जाएगा, कोई तेज हो जाएगा। हाँ ये ना, पढ़ा तो हम सबको एक ही जैसा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी को घर पे जाकर पढ़ा रहे हैं, नहीं ना। हम जो बोल रहे सब एक जैसा ही सुन रहा है, लेकिन उसमें भी कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। जो पढ़ेगा वो अच्छा करेगा, जो नहीं पढ़ेगा अच्छा नहीं करेगा, सीधी सी बात। उसी तरीके से सब धातु एक जैसा तो है ही नहीं। जब सब धातु एक जैसा नहीं है तो क्या सब धातु क्या अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा? नहीं कर पाएगा। सब धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, कुछ कुछ नहीं करता है, जो ढीठ रहता है, राड रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, जो बहुत ज्यादा निष्क्रिय होता है, यानी ढेर चक्कर पकड़ से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा अभिक्रिया तभिक्रिया वो सब नहीं करता है। वैसा धातु अभिक्रिया जो ज्यादा नहीं करता है, वो जल्दी अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। बात समझ में आया क्या? तो वो कौन कौन सा है? जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। हम क्या बोले, ये नहीं बोले कि एकदम में नहीं करता, करता है लेकिन जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। और सोना चांदी तो ऐसे हवा सबसे भी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा देख ले और कोई भी धातु ले लो, ये सब हवा पानी से भी अभिक्रिया करके खराब हो जाता, नहीं हो जाता है? क्योंकि वो अभिक्रियाशील है, लेकिन ये सब अभिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखिएगा, हम ये तो जरूर बता दिए कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन जो नीचे का धातु है, जैसे कि नीचे का धातु कौन कौन है? देखो नीचे का ये सब धातु है ना, इससे नीचे जो आएगा कॉपर, Au, Ag, ये सब प्लेटिनम, ये सब जो है ना, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अम्ल से अभिक्रिया। लेकिन ऊपरा वाला घप घप अभिक्रिया करेगा, क्योंकि अभिक्रियाशील है। ये सब क्या है? अभिक्रियाशील है, एक्टिव है, तुरंत तुरंत अभिक्रिया करे। ये सब चक्कर पकड़ में ढेर रहता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का ना? खुश का ही हो रही है पकड़ लिया, चक्कर पकड़ वाला बात बोलते खुश हो जाती है। इधर ध्यान दो, इधर तो देखो मने मन खुश हो रही है, पकड़ लिया। कॉपर, Au, Ag, Pt, ये सब जो है जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब जल्दी अभिक्रिया केकरा से? अम्ल से, और अधिकांश चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना चांदी देखो सालों साल तक जल्दी खराब नहीं होता है कि नहीं है? लोहा का हार बना के 2 दिन पहना ना, लोहा का हार पसीना उसीना में भीग जाएगा ना, फिर लोहा का हार उतारेगा ना, लेकिन टैटू बन जाएगा। लोहा का हार का डिजाइन नहीं बन जाएगा, इसलिए लोहा का हार बनाता है आदमी, नहीं बनाता है। हाँ ये ना, लेकिन सोना चांदी का बनाता है, जल्दी खराब ही नहीं होता है। हाँ ये ना। हाँ मिलावटी रहेगा तो खराब हो जाएगा सट से, याद रखिएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर बताइए, अगर हम अम्ल में धातु को मिला देंगे तो लवण और हाइड्रोजन, लवण तो लवण बनाया, तो मेरा धातु रहा कहाँ? अगर मान लेते हैं सर हम अम्ल की जगह पे, अम्ल जो है, अम्ल सुनो इधर, अम्ल में क्या? अचार, ये गुरम्मा जो बनाते हैं आम उम का, हम मान लीजिए वो ले लिए, वो भी खट्टा पदार्थ है, अम्ल है। और धातु में हम ले लिए जैसे लोहा का बर्तन होता है, कई बार लोहा का कढ़ैया तढ़ैया नहीं होता, हैवी कढ़ैया सब होता है, लोहा हुआ का होता है। अगर हम वो ले लिए, एल्युमिनियम का ले लिए, कांसा का, सब चीज का अगर कढ़ैया सब ले लिया, और उसमें अगर हम खट्टा चीज बना लिए, तब तुम दिमाग लगाओ। अभी साइंस पढ़े हैं आप लोग, अभी क्या पढ़े कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और अगर आप खाने वाला चीज जिसका उपयोग आप खाने में करेंगे,
हाँ ये ना, जैसे गुरम्मा बना लिए, कोई भी चीज अगर आप बना लीजिएगा बर्तन में, वो बर्तन खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्तन खराब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो बर्तन खराब हो जाएगा। साथ में बर्तन में जो बर्तन में जो सामान रखे खाने वाला, वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए ये सलाह दिया जाता है कभी भी खाने वाला खट्टा पदार्थ को कभी भी धातु से बने बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मम्मी लोग देखना ना, कभी भी जो धातु का बर्तन है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, हाँ ये ना, लोहा हो गया, इस सब में कभी भी दही हुई नहीं जोड़ेगी। दुकान वाला सब आरो नहीं, दुकान वाला सब काहे लगता है मट्टी का कढ़ैया, क्योंकि मट्टी का कढ़ैया ठीक है, मट्टी का कढ़ैया में आप दही जोड़िए, दही होता है खट्टा। अगर आप अच्छा कहिएगा सर स्टील वाला में तो जोड़ देता, स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना भी धातु वाला बात बोल रहे हैं हम, मिश्र धातु का बात नहीं बोल रहे हैं, जितना भी धातु होता है, धातु में अगर आप खट्टा पदार्थ रखेंगे लंबे समय तक, वो पदार्थ भी खराब हो जाएगा और वो बर्तन भी खराब हो जाएगा। इसलिए मम्मी सब इस सब चीज से क्या करती है? दूर रहती है। तो मम्मी लोग देखो कितना खतरनाक साइंस पढ़ी है कि नहीं है? आप लोग बोलते मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तू लोग से ढेर पढ़ी है, समझ में आया? दुकान वाला सब देखना ना, दही के ग्राम जोड़ता है मट्टी वाला बर्तन में, काहे? होशियार है, दही खराब नहीं होगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। दुकानदार इमली सब किस में रखता है? बर्तन में, है कि नहीं है? इमली सब के ग्राम रखेगा? पन्नी में रखेगा, ये कोई अलग चीज में रखेगा, बोरा वोरा में रखेगा, उसको ऐसे नहीं रखेगा, है कि नहीं है? तो याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आइए यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नींबू, इमली, सिरका या अचार जैसी खट्टी वस्तुओं को तांबे, पीतल, लोहा या एल्युमिनियम के बर्तन में लंबे समय तक क्यों नहीं रखना चाहिए? क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, हाँ ये ना। तो बोलिएगा कि खट्टा पदार्थ जैसे इमली, नींबू, अच्छा कहेंगे सर नींबू तो हम रखे हैं, कहाँ खराब हुआ है? गधा काट के रखेगा, रस गाड़ के तब ना रे। नींबू ऐसे रखा है, तो ऐसे रखने से कुछ होगा? सीधी सी बात है। तो याद रखिएगा, नींबू, इमली, सिरका, अचार जैसा खट्टा पदार्थ जो है वो लंबे समय तक एल्युमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसीलिए जब खट्टे पदार्थ को हम धातु से बने हुए बर्तन में रखते हैं तो वो पदार्थ भी खराब हो जाता है और वो बर्तन भी खराब हो जाता है, हाँ ये ना। इसीलिए हम कभी भी खट्टे पदार्थ को धातु से बने बर्तन में नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये ना। इसमें कौन सा सिद्धांत काम किया? यही वाला, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो आपको रखना किसमें चाहिए? कांच का बर्तन में रखिए, या फिर मट्टी का बर्तन में रखिए, या चीनी वाला चीनी मिट्टी का बर्तन रखिए, प्लास्टिक फूड ग्रेड जो प्लास्टिक आता है उसमें रखिए। मम्मी लोग बहुत होशियार है, मम्मी लोग देखना ना, अचार पहले सूखा उखा लेगी, जब अचाएगी ना तो बयाम में अचाएगी। अचाने का मतलब होता है अचार को बनाना। जब भी बनाए बनाएगी ना तो किसमें रखेगी? बयाम में। बयाम समझ में आता है? कांच उसका बाउल, कांच का डिब्बा, उसी में रखेगी। मम्मी सब बहुत होशियार है, लेकिन नहीं, बर्तन में नहीं रखती है, रखती है बर्तन में। तेज आज मम्मी लोग को है ना, सब प्रणाम करके आएगा। दिमाग देखो कितना खतरनाक है मम्मी लोग का, नहीं है? तब तुम लोग का भी दिमाग तेज हो जाएगा मम्मी बनेगी तो। नहीं अब ऐसे पढ़िए नहीं रे, दिमाग तेज होबे करे, टेंशन नहीं लो। चलो खैर, अब आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? अरे बोलो ना, कितना टाइम हो गया? क्या पीतल? हाँ पीतल मिश्र धातु है, तो फिर भी पीतल सब में जल्दी दही दही हुई रखेगा, और उसके बाद जल्दी सबको है ना प्रसाद उसाद के रूप में जो नहीं देते हैं, नीर तीर दे के खत्म कर देगा उसको, मतलब जोरन नहीं देगा। इसमें बचना चाहिए सब चीज से। देखिएगा भुड़की भुड़की नहीं हो जाएगा कभी, देखिएगा ऐसे। मम्मी लोग से पूछिएगा, मम्मी लोग देखना ना कभी भी है ना, अगर कढ़ैया है ना, कढ़ैया में गुरम्मा बनाएंगे, गुरम्मा बना के निकाल लेगी। अगर उसी में छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गुरम्मा जो खट्टा होता है, नहीं एक तो उसमें चीनी उनी डाल दिए, अगर कभी भी देखना मम्मी अगर बनाएगी भी ना तो बनाने के बाद निकाल लेगी, तुरंत निकालती है कि नहीं? कभी देखे हैं? सब्जी तो छोड़ देती है ऐसी है, हाँ चलो होगा, है कि नहीं है? सब्जी भुजिया उजिया तो लोहिए में छोड़ देती है, लेकिन गुरम्मा सब जनरली निकाल लिया जाता है। अगर नहीं निकाल लेती है या नहीं निकालते तो आप लोग इस सब का ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का ना? हाँ ये ना। तो अब से आपको भी ध्यान रखना है, कभी भी धातु से क्या कहते हैं, धातु से बने हुए बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना है।
कारण क्या है आप जानते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।